सरकार अगर चाहती है कि लेटरल एंट्री करके वो संघ के लोगों को प्रमुख पदों पर बिठाए, तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है। अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है, किसान क्यों 27 रुपए पर अपनी जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, क्यों पेंसिल, रबर, पनीर और दही पर जीएसटी लगाया जा रहा है, क्यों किसान के सामान पर जीएसटी लगाया जा रहा है। जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, वास्तविकता में क्या हो रहा है, एक के बाद एक इस भूख में कि कहां किन किन जगह पर वो सरकार बना सके, कैसे वहां संसाधनों का दोहन हो सके, और ये कहना कि मैं भ्रष्टाचार क्यों करूंगा और किसके लिए करूंगा। यदि शेयर मार्केट में गड़बड़ी होती है और आम लोगों का पैसा होता है, तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, प्रधानमंत्री मोदी, सेबी के अध्यक्ष या श्री गौतम अडानी। गौर करने वाली बात थी कि पिछले 10 वर्षों में जो इस देश का अनुभव रहा मोदी शासन का, उस अनुभव से जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल वाकिफ, और उसी से जुड़ी हुई बात है कि यहाँ के लोगों का जो 6 वर्षों का अनुभव रहा है, उससे वो देश को बहुत दुखी करता है। जैसा कल आप लोगों ने सुना कि 5 साल से अधिक, लगभग 6 साल हो गए, न सरकार है, न राज्यसभा के सांसद हैं, न विधान परिषद है, न म्यूनिसिपैलिटी है, न जिला परिषद है, और इन सब बातों के लेकर कोई एक जिम्मेवार है, तो किसी को धुन था कि हम सरकार जो है वो बर्खास्त करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और उसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास है। और ये इलेक्शन कमीशन का दबाव है जिसके कारण सरकार को मजबूरन चुनाव घोषित करना पड़ा। इन पिछले 6 सालों में जो हुआ है यहाँ, उससे आप सब भलीभांति परिचित हैं, जिक्र करने की बात नहीं कि खास करके जो यहाँ के गवर्नर मलिक साहब ने अपना अनुभव बताया था, तो जिस करप्शन की बात आमतौर पर दबे जुबान में होती थी, सब कहते थे कि करप्शन हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, उसकी उन्होंने पुष्टि की, एक स्टैंप लगाया कि एक व्यक्ति जो कि केंद्र की नुमाइंदगी कर रहा है और ये कहता है कि अगर गवर्नर एक कॉन्ट्रैक्ट पास कराएंगे तो उसका जो है बड़ा फायदा मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिला, और जो चिंता करने वाली बात थी वो ये कि इन सबके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री को तो हम लोग जानते हैं कि वो जनता की मांग की कभी नहीं सुनते, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनते, और आप सब भले भांति वाकिफ हैं। आपको याद होगा उनका वो बयान कि मेरा क्या है जी, मैं तो झोला उठाकर चल पड़ूंगा। तो इसके पीछे उनका एक कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस है कि झोले के बावजूद जो है उनके पास बहुत कुछ है, उनके मित्रों के पास बहुत कुछ है, और मित्रों के पास बहुत कुछ है उसमें उनका बड़ा योगदान है। आप मुख्यमंत्री मोदी के राजनीतिक यात्रा को देखेंगे 2002 से 2024 तक, और देश के प्रमुख व्यवसायी के विकास की यात्रा देखेंगे तो बड़ी सिमिलरिटी है। पिछले दिनों जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से खुलासा हुआ, उसी के संबंध में मैं ये बात कह रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मोदी जी के विकास मॉडल, जो कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद ना होकर एक मित्रवाद का मॉडल बना, और उस मित्रवाद के मॉडल से एक अदना सा व्यापारी, एक छोटा सा व्यापारी 2002 से अपनी यात्रा का जो है एक अलग सोपान से शुरू करते हुए 2022 में 20 वर्षों में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। आज शायद वो 11वें नंबर पर है। यहाँ पे रियासी इलाके में पता लगा है कि कुछ
लिथियम जो है वो अनर्थ हुआ है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी है। खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाने में उसका काम होता है, वो यहाँ मिलता नहीं इंडिया में। और वो जो है कुदरतन यहीं जम्मू कश्मीर में मिला है, और उसमें जो है ये प्रधानमंत्री के मित्र बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो शायद ये कारण है कि बीजेपी जो है, कुछ बातों का जिक्र करूंगा मैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे से प्रधानमंत्री तक रहते हुए एक जो संस्था है, न्यूज संस्था एनडीटीवी से उनको बड़ी आपत्ति थी। उनके पत्रकारों से वो कभी इंटरव्यू नहीं देते थे, कभी उनको बाइट नहीं देते थे। अगर बैठ भी जाए वो जहाज में तो उनका बड़ा एक फेमस वो है वाक्या है कि सवाल पूछता रहा पत्रकार। तो इस देश के हुक्मरान जो सबके साथ, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, वास्तविकता में क्या हो रहा है? एक के बाद एक इस भूख में कि कहां किन किन जगह पर वो सरकार बना सके, कैसे वहां संसाधनों का दोहन हो सके, और ये कहना कि मैं भ्रष्टाचार क्यों करूंगा और किसके लिए करूंगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछला 2019 का चुनाव था उसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और वो ज्यादातर भाजपा के खजाने से खर्च हुए। इतना चुनाव में खर्च हो रहा, ये पैसे कहां से आ रहे हैं जनता अच्छी तरह जानती है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और ये कुछ वानगी है कि ये पैसे कहां से आते हैं, ये संभावित स्रोत हैं जहां से कि पैसे आते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा खजाना जो है, जो आपकी गाढ़ी कमाई है, वो LIC हो, वो SBI की एम्प्लॉइज पेंशन फंड हो, वो सब अदानी एंटरप्राइज के लिए खोल दिया। लेकिन इसके बावजूद कोई ED की रेड नहीं, कोई इनकम टैक्स की तहकीकात नहीं, कोई CBI का जांच नहीं, और ये सब चल रहा है लंबे समय से। लेकिन खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं देश की जनता ने इसको समझा। विपक्ष इस बात को लेकर के लोगों के बीच ले जाने में सफल हुआ, जिसकी बदौलत 400 सीटों की दंभ भरने वाली सरकार 240 सीटों पर सिमट के रह गई। आज वो बहुमत नहीं है उनके पास, वो दो सहयोगी दलों के बैसाखी पर है, जिसका फायदा है कि हमारा लोकतंत्र फिर से मजबूत हुआ है, जिसका फायदा है कि सरकार मनमाने तरीके से कानून नहीं बना सकती, मनमाना नहीं कर सकती। अगर विपक्ष कहता है कि किसी बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजो तो भेजना पड़ता है। सरकार अगर चाहती है कि लेटरल एंट्री करके वो संघ के लोगों को प्रमुख पदों पर बिठाए तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है। ये सब कारनामा करने में ये सिर्फ दो लोगों से संभव नहीं है, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हों और जिन्होंने अपने आप बंद कर लिए हों, मजबूरन या प्रलोभन में, जिसका प्रमाण मिला हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। एक जांच जो एजेंसी है विदेश की, जिसने पहले भी आरोप लगाया था, उस आरोप में ये कहा गया कि जो ये अडानी एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, ये शायद अपने शेयर प्राइस को इन्फ्लेट कर लेती है राउंड ट्रिपिंग से, स्टॉक प्राइसेस को मैनेज करके। और इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और सेबी से कहा कि आप इसकी जांच करवाएं। जांच में कुछ उनकी तरफ से सामने नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उन्होंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद पिछले महीने जांच की दूसरी खेप आई और उसमें यह पाया गया कि जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनकी भूमिका जो है वही संदिग्ध है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि अगर आप व्यवसाय है तो आपके भाई के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो? अगर देश में लाखों करोड़ों व्यवसायी हैं तो सबको ये सुविधा क्यों नहीं मिलती? और लोगों को सुविधा क्यों मिलती है? अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है? गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? किसान क्यों 27 रुपए पर अपनी जीवन यापन करने के लिए मजबूर है? क्यों पेंसिल, रबर
पनीर और दही पर जीएसटी लगाया जा रहा है, क्यों किसान के सामान पर जीएसटी लगाया जा रहा है। आपके यहां चुनाव है, आप जब दर्शक जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, ये प्रश्न उनसे है कि जब आप वोट करें तो देश के भविष्य के लिए वोट करें, देश के वर्तमान को देखकर वोट करें, और भूत में आपके साथ क्या हुआ, इस देश के साथ क्या हुआ, उसको ध्यान में रखकर वोट करें। सवाल सुनिए कि पहला सवाल है कि जो सेबी की अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। मोदी जी के यहां इस्तीफा नहीं होता, लेकिन अब समय बदल गया है, अब उनके पास बहुमत नहीं है। जनता का इतना दबाव बने, क्योंकि ये पैसा जो है लोग जो निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, उनका पैसा सुरक्षित हो, इसलिए यह आवश्यक है कि वहां एक ईमानदार, निष्पक्ष, जिसके ऊपर कोई हेराफेरी या घपला करने का संदेह या आरोप ना हो, इसलिए उनका इस्तीफा हो। दूसरा सवाल है आपके माध्यम से सरकार से कि यदि शेयर मार्केट में गड़बड़ी होती है और आम लोगों का पैसा होता है, तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी, सेबी के अध्यक्ष, या दुनिया के अब भी 11वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति श्री गौतम अडानी? और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएगी, अगर जनता का पैसा जोखिम में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं, आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जनता इन मुद्दों का संज्ञान लेगी, इन वाक्यों का संज्ञान लेगी और इसके आधार पर न्याय करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।